अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज़ ट्रस्ट और मैं हूं आपकी मेज़बान फजर बिलाल। आज हम आए हैं एलडी हॉस्पिटल श्रीनगर और हमारे साथ है मेडिकल सुपरिंटेंडेंट एलडी हॉस्पिटल डॉक्टर मुजफ्फर जान। डॉक्टर साहब, पहला जो क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूँगी वो मैं आपको करना चाहूँगी गवर्नमेंट हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ के रिगार्डिंग। हम देख रहे हैं जो आजकल कश्मीर में ट्रेंड चल रहा है नया कि जो लोग हैं वो प्रेफर कर रहे हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स गवर्नमेंट हॉस्पिटल से जाना, जबकि डॉक्टर तो सेम ही होते हैं। डॉक्टर जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में मिलते हैं वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी मिलते हैं। तो ये प्रेफरेंस क्यों कि लोग क्यों प्रेफर कर रहे हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स जाना और गवर्नमेंट हॉस्पिटल? अस्सलाम वालेकुम, मैं मेडिकल सुपरिटेंडेंट एलडी हॉस्पिटल हूँ। तो मैंने रिसेंटली भी 2 महीने पहले ज्वाइन किया इधर। जो आप ट्रेंड देख रहे हो कि लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स में क्यों प्रेफर कर रहे हो कंपैरिजन टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का, उसका मेनली यही रीज़न होता है कि उनको एक वो ईजी एक्सेस लग रही है, उनको ईजी लग रहा है उनको प्राइवेट में जाना, वहाँ जल्दी हो जाएगी उनका। बाकी वो असल में वो चीज़ जो लॉजिक असल में उनको जहन में होना चाहिए वो नहीं होता उनको कि एलडी हॉस्पिटल में सबसे यहाँ पर हम पेशेंट को नॉर्मल ट्रायल के लिए ट्राई करते हैं, मैक्सिमम पेशेंट को नॉर्मल लेबर के लिए, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं बोथ फॉर मदर एंड बेबी। प्राइवेट सेक्टर में उन्होंने पहले ही माइंड बनाया होता है कि हमें एलएसएस करना है, ऑपरेशन करना है, जल्दी फ्री हो जाएगी, पेन नहीं होगी, और उनको ईजी लगता है। उधर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अब उनको थोड़ा मुश्किल लग रहा है कि यहाँ पर बैठना रश होता है, इसलिए वो प्रेफर करते हैं। लेकिन वो उनकी गलत फहमी होती है कि प्राइवेट सेक्टर में अच्छा रहेगा। अल्टीमेटली उनको उधर कॉम्प्लिकेशन हो जाती हैं, कुछ लोगों को, सबको नहीं, फिर वो लैंड हो जाते हैं एलडी हॉस्पिटल में। हमें कॉम्प्लिकेशन इस पर हैंडल करनी पड़ती है, पोस्टमार्टम हेमरेज, बाकी चीज़ें। और जो हमारे यहाँ पर मॉर्टेलिटी है, महीने में 2 या 3 मर जाते हैं यहाँ पर, वो वही लोग होते हैं, रेफरल होते हैं, वो प्राइवेट हॉस्पिटल से या किसी दूर हॉस्पिटल से वो रेफरल केस होते हैं। बेटर हैं कि उनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आना चाहिए। हमारे यहाँ पर हर एक फैसिलिटी अवेलेबल है, और जो यूटी के सबसे बेस्ट डॉक्टर्स हैं वो हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, एलडी हॉस्पिटल में, यहाँ पर प्रोफेसर्स हैं, एचओडीज हमारे हैं, वो बेस्ट क्रीम ऑफ द सोसाइटी जो है गायनी में, वो यहाँ पर है हमारे हॉस्पिटल में। और फैसिलिटी भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, सब कुछ आउट ऑफ पैकेट, ज़ीरो खर्चा है यहाँ पर जेएसएस की और आयुष्मान भारत स्कीम के अंडर। और नॉर्मल ट्रायल देना ज़रूरी होता है, प्रेफर करना चाहिए नॉर्मल लेबर के लिए, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इनको नहीं मिलता है। डॉक्टर साहब, आपने बात की अभी रेफरल्स की, तो हम अमूमन देखते हैं जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं वो जो अपने केस, जो नॉर्मल केसेस भी होते हैं वो एलडी हॉस्पिटल रेफर करते हैं। तो मे बी कहीं ना कहीं वो भी एक रीज़न है कि जो एलडी हॉस्पिटल है वो हमेशा ओवरबर्डन रहता है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एलडी हॉस्पिटल टर्शरी केयर हॉस्पिटल हैं। अभी जो पेरिफेरीज में हॉस्पिटल हैं वहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स हैं, गायनकोलॉजिस्ट, जो यहाँ से ही पास आउट निकले हुए हैं, यहाँ से ही ट्रेंड हुए हैं, तो वो आराम से पेरिफेरी में केसेस हैंडल कर सकते हैं जो नॉर्मल केस हो सकते हैं। यहाँ पर उनको कॉम्प्लिकेटेड जो उनको लगे वहाँ पर हैंडल नहीं हो सकता है। लेकिन अब मैक्सिमम जो पेरिफेरी के हॉस्पिटल हैं उनमें नाइट आवर्स में गायनियोस की सर्विसेज अवेलेबल नहीं है, इसलिए रात को मैक्सिमम पेशेंट वो इधर रेफ़र करते हैं, एक्सेप्ट फ्यू, जैसे ही बारामूला मेडिकल कॉलेज चलते हैं रात को, या बडगाम हॉस्पिटल, मैं अपनी इस साइड नॉर्थ या की बात कर रहा हूँ। तो बाकी जो छोटे छोटे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वो सब रेफ़र करते हैं, उनमें से फिर यहाँ पर बहुत सारे पेशेंट्स को नॉर्मल डिलीवरीज होती हैं। लेकिन फिर भी अब उनका उधर रेफरल्स हमारे 60% जेन्युइन रेफरल्स होते हैं, 40% नॉन जेन्युइन रेफरल्स होते हैं, जिनको वो आराम से पेरिफेरीज में हैंडल कर सकते हैं। रेफरल्स का इशू हमें है, यहाँ पर रेफरल्स आते हैं ऐसे कि जिनको रेफर नहीं करना चाहिए, जेन्युइन नहीं है, वो जो नॉन रेफरल्स होते हैं, नॉन जेन्युइन। हाँ, उनके खिलाफ आप क्या कर रहे हैं? उनके खिलाफ हम एनएचएम डिपार्टमेंट है इसको मॉनिटर कर रहे हैं। हम इनको वीकली और मंथली रिपोर्ट दे रहे हैं कि 60% जेन्युइन, 40% नॉन जेन्युइन। सेक्रेटरी साहब ने भी पिछले हफ्ते इधर राउंड किया था, उन्होंने भी इस रेफरल को लेके बड़ा वो स्ट्रिक्ट था, उन्हें हमें गाइडलाइन वो बोल रहा था गाइडलाइंस को फॉलो करो, और वो हमें इवन नाम पूछ रहा था कि हमें डॉक्टर साहब का नाम दे दो कि किस साइड से ज़्यादा रेफरल्स आते हैं। जैसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अनंतनाग वगैरह से ज़्यादा वो इसको बड़ा सीरियस है सेक्रेटरी साहब ना, कि रेफरल्स, नॉन जेन्युइन रेफरल्स नहीं होने चाहिए। सर, अभी जो आपने बोला कि नॉन जेन्युइन रेफरल्स पे एक्शन हो रहा है, तो कोई रिजल्ट दिखा है इन 2 महीनों में? आप कह रहे हैं आपको 2 मंथ्स यहाँ हुए। अभी हमने सेक्रेटरी साहब ने मांगा है, मैंने उनको पिछले हफ्ते ही डाटा सेंड किया है, और कुछ रेफरल सर्टिफिकेट्स भी हमने 10-20 उनको
सेंड किए हैं कि उन्होंने देखा है कि मैं देखूंगा ये कहाँ से रेफ़र हो रहे हैं और कौन डॉक्टर साहब इनको रेफ़र कर रहे हैं। उन्होंने बोला कि मैं रोस्टर चेक करूंगा, रोस्टर चेक करके उन्होंने बोला कि मैं उनको एक्शन करूंगा उन डॉक्टर साहिबान को जो नॉन जेन्युइन रेफरल्स करते हैं। जेन्युइन रेफरल्स उसकी वो हम एक्सेप्ट, अब हमें अगर नॉन जेन्युइन भी आता है इधर हम उसको भी एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि अब अनंतनाग उड़ी से पेशेंट आएगा उसको वापस भेजना फिर ठीक नहीं लगता हमें, हम उनको भी, बट उससे यही होता है कि हमारे लेबर रूम ओवर कंजेस्टेड हो जाता है। उससे फिर कभी कभी जो जेन्युइन पेशेंट होता है जिसको हमें केयर करना चाहिए, जो सिक पेशेंट होता है, पोस्टमार्टम हेमरेज इस तरह के पेशेंट, वो फिर कभी कभी उनको केयर नहीं मिलता है क्योंकि हम नॉर्मल लेबर के साथ बिजी लग जाते हैं जो कि पेरफीज में आराम से हैंडल हो सकते हैं। सिर्फ बात करें लोगों की, जो लोगों की मेन कंप्लेन रहती है हमेशा एलडी हॉस्पिटल के रिलेटेड, वो रहती है एक तो हाइजीन प्रॉब्लम होती है। वो कहते हैं कि जो प्रॉपर हाइजीन सिस्टम है वो यहाँ नहीं है, और इंफ्रास्ट्रक्चर में वो कहते हैं कि पुअर लेबर रूम्स हैं, टॉयलेट्स की कंडीशन मतलब बेहतर नहीं है। तो ये सब रीजंस आते हैं कि जो लोग हैं वो कंप्लेन करते हैं। तो इस पे क्या आपके तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से कोई एक्शन है? लोग भी अपने हिसाब से ठीक हैं, लेकिन मैं भी आपके माध्यम से लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अब मैं फिर से वही परसों वाला जोक रिपीट नहीं करना चाहता हूँ कि पेशेंट था प्रेग्नेंट, उसको एलडी पहुँचाना था, 20 लोग गाड़ी में चढ़ गए, पेशेंट घर में ही रह गए। जब एलडी पहुँचे पेशेंट घर में ही रह गए। एक पेशेंट के साथ 20 अटेंडेंट होते हैं जो कि 2-3 एनएफ होते हैं। हमारे पास सराई है, कैपेसिटी है 400 की, उसमें 1000 लोग होते हैं। पार्क्स आप राउंड कीजिए, आप देखिए कितने अटेंडेंट हैं। एक पेशेंट के साथ 10-10 अटेंडेंट को कम से कम आना चाहिए। और मैं अभी रिसेंटली SMHS में एज डिप्टी MS काम कर रहा था, फिर मैं MS बना LD। मुझे बहुत स्ट्रेस था कि इधर की सैनिटेशन कैसे मेंटेन करेंगे, क्योंकि गायनी पेशेंट इनको बहुत सारी ब्लीडिंग बाकी चीज़ें इतने होते हैं। आप राउंड कीजिए, यहाँ की सैनिटेशन बाकी एसोसिएट हॉस्पिटल से बहुत बेहतर है। DC साहब आए पिछली बार जब बर्फ़ हो गई, वो हैरान हो गया, उसने बोला कि क्या ये वही LD हॉस्पिटल है? सैनिटेशन को देख के। मैं गलत नहीं बोल रहा, आप उसके साथ बात कर सकते हो, बिलाल साहब के साथ। सेक्रेटरी साहब बहुत खुश हो गए। सैनिटेशन हमारी बहुत इम्प्रूव है पहले से। पता नहीं आज से 4-5 साल पहले क्या था, आप एक राउंड लगाना, चक्कर लगाना, आप 5-5 मिनट के बाद। मुझे SMHS से एक एम्प्लॉय आया था, उसकी वाइफ की डिलीवरी हो गई, वो बोला सर यहाँ तो 5-5 मिनट के बाद ये सफाई होती है। सैनिटेशन बहुत हद तक इम्प्रूव है और हमारी सिक्योरिटी बहुत अच्छी है। और वॉशरूम्स का भी हमने, वॉशरूम्स की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, वो पुराने वॉशरूम है, उसका भी UED वाला अब वो ब्लॉक निकाल रहे हैं। हमने R&B को दिया है एस्टिमेट, 60 बाथरूम्स का इम्प्रूवमेंट हो जाएगी इंशाल्लाह। 1-2 महीने में आप और इम्प्रूवमेंट देखेंगे। तो डॉक्टर साहब मैं आपको और एक चीज़ ये बोलना चाहूँगी कि अगर हम बात करें आज से 20 या 30 साल पहले की, तब भी कश्मीर में एक ही गवर्नमेंट मैटरनिटी हॉस्पिटल था, और आज 2024 जहाँ हम स्मार्ट सिटी की बात करते हैं अभी भी एक ही हॉस्पिटल है। तो क्या आपको लगता है कि देयर इज अ नीड टू ओपन मोर हॉस्पिटल्स, मतलब सिर्फ श्रीनगर में नहीं? 20 साल पहले जो आप बात कर रहे हो तो वो तो मैं अपना ही बताऊंगा आपको। तब मैं इंटर्नशिप कर रहा था यहाँ पर इसी हॉस्पिटल में। तो मुझे याद है कि जब मैं लेबर रूम में इंटर्नशिप कर रहा था, वहाँ पर हमारी माएँ जो बहनें वगैरह, वो नॉर्मल जो फ्लोर था ना, फ्लोर लेबर रूम में जनाब चक्कर लगाना, वहाँ पर फ्लोर पे डिलीवरियाँ होती थी। मुझे याद है, शायद हमारी माओं की भी डिलीवरी उधर हुई होगी। लेकिन आज आप देखोगे कि फ्लोर पे कोई लेडी नहीं होती। बेड स्ट्रेंथ हमने बढ़ाई है। लेबर रूम के तब 10 कमरे थे, आज 20 कमरे हैं। अब स्टेज अलग 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 DR 1, 2, 3। अब हमारी बेड ऑक्यूपेंसी होती है अभी 60%, 40% खाली होती है। बेडों पे डिलीवरी होती है। अच्छा, मतलब फैकल्टी भी बढ़ गई है, नंबर ऑफ़ फैकल्टी, डॉक्टर्स का रेशियो बढ़ गया है। अब पुरानी वाली बात नहीं, जो 20 साल पहले जो सिनेरियो था वो बहुत हद तक चेंज हो गया। अब बेड डिलीवरी सबको होती है, नीचे कोई नहीं होता। आप चक्कर लगाना, जब निकलोगे ना, एक चक्कर अंदर से लगाना, और सैनिटेशन भी देखना। हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल में सबसे पहले गायनी के 2 या 3 केस होगी, उधर उनको अलग से बड़ा कमरा मिलेगा, डिलक्स रूम मिलेगा, AC लगा होगा, बेड लगे होंगे 2। अब हमारा हॉस्पिटल है 750 बेडेड हॉस्पिटल, और पेशेंट हमारे पास एक टाइम पे 1000 होते हैं, डबल बेड भी होते हैं ऐसे। तो सीधी सी बात है, उस तरह की फैसिलिटी गवर्नमेंट सेक्टर में पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन फिर अब दूसरी चीज़ भी है, उनको ये भी देखना पड़ेगा कि वहाँ पर हमें सर्जरी कौन करता है, डॉक्टर साहब कितना सीनियर है, उसकी क्या कैपेबिलिटी है, और अगर हेमरेज हो गया, पोस्टमार्टम हेमरेज हो गया, क्या उनके पास ब्लड बैंक है, अगर प्लेसेंटा एक्रेटा होगा
اس کو 10 پوائنٹ بلڈ ٹرانسفیوژن دینا پڑتا ہے. کیا ان کے پاس وہ فیسلٹی ہیں؟ پھر وہ بعد میں ایل ڈی ریفر کرتے ہیں, یہاں ہی پہنچ جاتے ہیں اس طرح کی الٹیمیٹلی. اور پھر جو مارٹیلٹی ہوتی ہیں وہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں نہیں ہوتی ہیں, وہ پیشنٹ پھر مر جاتا ہے ادھر ہی ہمارے پاس, پہلے ہی جب ان کا ایچ بی 2 پوائنٹ پہنچ جاتا ہے. یہ چیز بھی. اور ہم ڈاکٹر ہیں خود, تو ہماری جو بچے پیدا ہوئے ہیں وہ ایل ڈی ہاسپٹل میں پیدا ہوئے ہیں, یہ میں آپ کو بول رہا ہوں. تو ڈاکٹر صاحب ایک فائنل میسیج آپ دے دیجیے تو کشمیر کے لوگ جو ہیں جن کو یہ ہے کہیں نہ کہیں ڈر رہتا ہے کہ اگر ہم ایل ڈی ہاسپٹل جائیں گے تو جو ہمیں پراپر کیئر میڈیکل کیئر ہے وہ نہیں ملے گی, ہمیں پرائیویٹ ہاسپٹل جانا چاہیے, زیادہ خرچہ کرنا چاہیے, تو ایک میسیج آپ پلیز. ایک دو چیز بتاؤں گا. یہ پہلے سال بھر جاتے ہیں پرائیویٹ ہاسپٹل میں, ایل ڈی میں ان کی رجسٹریشن ہی نہیں ہوتی ہے. پھر ڈیلیوری کے ٹائم پہ ان کو ڈاکٹر صاحب بولتی ہیں اپنی اس کو کمپلیکیشن ہے ایل ڈی جاؤ. پھر یہاں بھی ایشو ہو جاتا ہے, ہمارے ڈاکٹر صاحب دیکھتے ہیں آپ کا ادھر ریکارڈ ہی نہیں ہے, پہلے کئی اور ٹریٹمنٹ, ہمیں آپ کے بارے میں کوئی ہسٹری پتہ نہیں ہے, ہم ان کو اوائڈ نہیں کرتے ہیں, لیکن ایک فالو اپ پروٹوکال ہوتا ہے. پھر اینڈ میں یہاں پہنچ جاتے ہیں. ایک تو ان کو میں بول رہا ہوں کہ گورنمنٹ سیکٹر میں اچھی طرح سے جائیے, 9 مہینے فالو کیجیے ریگولرلی, ایک ہی ڈاکٹر کے پاس کنٹینیوسلی رہی, ایک ہی روز, کیونکہ ڈاکٹرز کا جو ڈاکٹر منڈے کو اس ہفتے ہوگی وہی اگلے ہفتے بھی ہوگی. ایک پروٹوکال وہ فالو کری. کچھ دقت ہوگی ہماری, میں ادھر ہی ہوتا ہوں روز, 24/7 ہم اویلیبل ہوتے ہیں. ان کو کوئی دقت ہوگی ہم ان کے ہیلپ کے لیے, لوگوں کی سروس کے لیے ہم سرونٹ, ہم گورنمنٹ سرونٹ ہیں, ان کی خدمت کے لیے ہیں. ان کو گورنمنٹ سیکٹر میں پہلے ان کی پرائیورٹی ہونی چاہیے. یہاں پر ان کو سب سے پہلے ہم ان کا پیٹ نہیں کھولے گا, ہم نارمل ٹرائل کے لیے کوشش کریں گے. جس کا ڈیلیوری پھر کمپلیکیٹڈ ہوگی اسی کو ہم سیزیرین کرتے ہیں. آؤٹ آف پیکٹ 0 خرچہ ہے, ان کو کوئی 7,000 روپے خرچہ نہیں ہوگا ادھر. ہم ان کو ریکویسٹ کرتے ہیں وہ ادھر ہی آئے, اور اٹینڈنٹ کم سے کم آئے, جتنے چاہیے اتنے ہی آئے. مین پاور میں وہی بول رہا ہوں, میں کل ہی ان کو اپنے امپلائیز کو بول رہے ہیں, میں نے جتنی مجھے دوسرے ہاسپٹل میں جہاں سے میں ہو کے آیا ہوں, ہاسپٹل کی کرائسس اسٹاف کی, یہاں پر مجھے انف اسٹاف ہے, انف. کوئی آرڈرلی کی کرائسس سب سے زیادہ رہتی ہے. ہمارے پاس بہت سارے آرڈرلیز ہیں, اور جو کمی تھی وہ میں نے 2 مہینے میں حقاق صاحب کے ساتھ, ایڈمنسٹریٹر کے ساتھ بہت سارا اسٹاف منگایا. تو یہ تھے ڈاکٹر مظفر جی, جنہوں نے یہ بات ہمیں امید دلائی کہ جو ایل ڈی ہاسپٹل, جو پرانا خیال ہے ایل ڈی ہاسپٹل کا, اب یہ ایل ڈی ہاسپٹل ویسا نہیں رہا ہے. امپرومنٹس آئی ہے اور امپرومنٹس آئے گی, اور ہم یہی ہوپ کرتے ہیں کہ بیٹر ہی ہو, اور گورنمنٹ بھی اس میں پوری ہیلپ کرے کہ ایک ہی میٹرنٹی ہاسپٹل نہیں, بہت سارے میٹرنٹی ہاسپٹلس کھلے, جس سے ہمیں بھی آسانی ملے اور جو ڈاکٹرز ہے اوور برڈننیس ہے وہ بھی کم ہو.